मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे बचे हुए यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का दूसरा एंड फाइनल वीडियो, जहां पर हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। और हमेशा की तरह मेरी आपसे ये गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखते हो, इनफैक्ट सिर्फ देखते नहीं बल्कि आप अगर मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इस वीडियो की विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है, कैन बर्नौलीज इक्वेशन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर, एक्सप्लेन। ओके, तो सबसे पहले एक बार याद करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को। क्या कहता था बर्नौलीज इक्वेशन? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और इस इक्वेशन को हम कहाँ पर अप्लाई करते थे? जहाँ पर लिक्विड्स के लैमिनार फ्लो होते थे, यानी कि जहाँ पर लिक्विड स्मूथली फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिवर के रैपिड्स में। रैपिड्स होता क्या है? बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि रैपिड्स वर्ड का मतलब क्या होता है। किसी भी नदी का वो वाला सेक्शन जहाँ पर आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी कोई रिवर साइड कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि नदी के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पत्थर वगैरह होते हैं, या फिर जहाँ पर बहुत नैरो टनल्स होते हैं, या फिर जहाँ पर ऊंचे से नीचे की तरफ नदी आ रही होती है। इस टाइप के जो चेंजेस, क्रिस क्रॉस वाले चेंजेस होते हैं, उन एरियाज़ में जो पानी होता है वो काफ़ी फास्ट फ्लोइंग होता है और काफ़ी रैंडमली फ्लो कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरह के रैपिड हम रिवर के उसी सेक्शन को कहते हैं जहां पर काफ़ी फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि रैपिड्स के अंदर जो है हमें स्मूथ फ्लोइंग वाटर देखने को तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए रैपिड्स के केस में हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डज इट मैटर इफ वन यूजेस गेज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर्स इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन को समझना होगा। बर्नौलीज इक्वेशन हम सभी को पता है क्या होता है। बर्नौलीज इक्वेशन P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार बर्नौलीज इक्वेशन में ये जो P है, इस P को अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर लें या फिर अगर इसको हम गेज प्रेशर लें, क्या दोनों ही सिचुएशन में बर्नौलीज इक्वेशन ट्रू रहेगा? मतलब क्या ये P एब्सोल्यूट प्रेशर होगा तो भी ये इक्वेशन ट्रू रहेगा? अगर ये P गेज प्रेशर होगा क्या तब भी ये इक्वेशन ट्रू रहेगा? समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब क्या समझने की ज़रूरत है कि यार गेज प्रेशर होता क्या है। गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम में जो एक्सेस प्रेशर है कंपेयर टू द सराउंडिंग्स, उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर, राइट। इसका मतलब अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो, लेट अस से कि PG मैंने डिनोट किया है गेज प्रेशर के लिए, तो गेज प्रेशर क्या होगा? किसी सिस्टम का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है माइनस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सराउंडिंग का प्रेशर मतलब क्या? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब उस सिस्टम के अंदर जितना एब्सोल्यूट प्रेशर उस सिस्टम में है उसमें से कितना एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एक्सेस है, दैट इज गेज प्रेशर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वापस आते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। अभी के लिए मान लो कि ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो P है, दिस P इज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब हमें ये दिखाना है कि यार एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह अगर हम गेज प्रेशर भी लिख दें तो क्या हमारा ये इक्वेशन ट्रू रहता है तब भी?
चलो देखें। अब देखो ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस P के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो P एटमॉस्फेयर है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को हम उधर लेके जाते हैं तो इधर क्या बचेगा, गेज प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट में से P एटमॉस्फेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी तो जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी अ कांस्टेंट, राइट। तो अब देखो जब हमने एब्सोल्यूट प्रेशर की जगह इसमें गेज प्रेशर डाल दिया तब भी हमारा जो बर्नौलीज इक्वेशन है दैट होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते दौरान चाहे हम गेज प्रेशर ले चाहे हम एब्सोल्यूट प्रेशर ले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब इट डजेंट मैटर वेदर वी टेक गेज और एब्सोल्यूट प्रेशर व्हाइल अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो चलो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडीली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लो कि ग्लिसरीन इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब से फ्लो कर रहा है। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट वन एंड इज 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, मतलब इतना मास ऑफ ग्लिसरीन पर यूनिट टाइम हम कलेक्ट कर रहे हैं एक एंड पर। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, काफ़ी सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है जैसे कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें पूछा जा रहा है यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द एजम्पशन ऑफ लैमिनार फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट। मतलब एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम खुद वेरीफाई करके बताओ कि क्या इस फ्लूइड का फ्लो लैमिनार ही है या नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं जहां पर हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉइजल्स लॉ का। पॉइजल्स लॉ हमें एक रिलेशनशिप देता है फ्लो रेट का प्रेशर डिफरेंस के साथ। ठीक है, सो पॉइजल्स लॉ कहता है कि Q इज इक्वल टू पाई r⁴ इंटू डेल्टा P डिवाइडेड बाई 8 ईटा L, जहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि L जो है वो लेंथ है, ईटा विस्कोसिटी है, R जो है रेडियस है, डेल्टा P है प्रेशर डिफरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर Q क्या है, ये है फ्लो रेट। फ्लो रेट, सिर्फ फ्लो रेट बोलना गलत होगा, पार्शियल इंफॉर्मेशन होगा। ये Q जो है दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो अगर यहाँ पे देखो तो विस्कोसिटी की वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है क्या। बहुत से बच्चे तुरंत कहेंगे कि हाँ दिया हुआ तो है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 4 × 10⁻³ kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड यानी कि मास पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, मास फ्लो रेट दिया हुआ है। बट इस फॉर्मूले में जो Q है दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि यार मास फ्लो रेट अगर दिया हुआ है तो क्या उसके से हम वॉल्यूम फ्लो रेट को निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट का जो भी चक्कर है इसको अगर हम कन्वर्ट करके किसी तरह निकाल लें तो उस केस में हम सीधा सीधा इस फॉर्मूला से डेल्टा P यानी कि प्रेशर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो जाएगा सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या ये फ्लो लैमिनार है, प्रूव करके दिखाओ। उसके लिए सीधा सीधा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू काफ़ी कम आती है तो इसका मतलब फ्लो लैमिनार है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बाकी सॉल्व करते हैं चलो। तो भाई क्वेश्चन की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है, राइट। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि यार पॉइजलीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये है हमारा फॉर्मूला जिस पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। बट हमारे पास पहला प्रॉब्लम क्या है कि ये जो Q है दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है kg पर सेकेंड यानी कि मास फ्लो रेट दिया हुआ है। अब बताओ मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम,
पता है हमें, ठीक है। तो चलो अब इसी में से जो है ना, हम एक तरफ वॉल्यूम ले लेते हैं। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर हम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात करें, यानी कि dv बाई dt की अगर हम बात करें, अज्यूमिंग कि डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/ρ dm अपॉन dt, राइट। तो देखो वॉल्यूम रेट, वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और मास का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट के बीच में एक रिलेशन आ गया। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, जो पॉइजलीज लॉ था उसी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। Q क्या है, Q है वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि Q इज बेसिकली dv बाई dt। तो Q के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/ρ dm अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू पाई r टू द पावर 4 डेल्टा p डिवाइडेड बाई 8 ईटा l। तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो मास फ्लो रेट है दैट इज इक्वल टू पाई r टू द पावर 4 इंटू रो डेल्टा p डिवाइडेड बाई 8 ईटा l। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमें निकालना क्या था, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा पी क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट, तो ये हो जाएगा मास फ्लो रेट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 8 ईटा एल डिवाइडेड बाय पाई r टू दी पावर 4 इंटू रो। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो चलो आराम से इन वैल्यूज को पुट करते हैं। मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 kg पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, इसके बाद क्या है 8 ईटा, ईटा इज विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि दिया हुआ है 0.83। फिर आ गया एल, तो देखो लेंथ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो 1.5 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर टू द पावर 4, रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2 इस पूरे का टू द पावर 4 इंटू रो दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यहाँ लिख दिया 1.3 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 975 पास्कल। तो दोनों एंड्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज 975 पास्कल। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए थी। पहले तो पॉइजल्स इक्वेशन, पॉइजल्स लॉ जो भी कह लो, ये पता होना चाहिए था। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए थी कि यार ये जो फ्लो रेट होता है ना, दिस फ्लो रेट इज एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज मास फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट से मास फ्लो रेट में इसको चेंज करना था। वॉल्यूम और मास के बारे में जब भी सोचते हो तो जो सबसे सिंपलेस्ट रिलेशन दिमाग में आता है दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इस तरीके से फिर बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन था, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए कैलकुलेट कर लो और प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, यू मे ऑल्सो लाइक टू चेक इफ द assumption ऑफ लैमिनार फ्लो इन द ट्यूब इज करेक्ट। क्वेश्चन में मेंशन था कि भाई ये जो फ्लो हो रहा है ना दैट इज लैमिनार फ्लो, ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। तो हमें कहा जा रहा है कि क्या तुम इसको चेक कर सकते हो कि क्या ये फ्लो लैमिनार ही होगा। तो कैसे चेक करते हैं, मैंने एक बार जिक्र किया था एक पिछले क्वेश्चन में कि रेनॉल्ड्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर कम होती है देन इट इज़ लैमिनार फ्लो। सो जनरली रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से नीचे है तो वो लैमिनार फ्लो है, अगर ज़्यादा है यानी कि 3000 4000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। तो यहाँ पर अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो उसकी वैल्यू को देखते हुए हम बता सकते हैं कि क्या ये वाकई में लैमिनार फ्लो है। तो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालते हैं, आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, जहाँ पर रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है एंड डी अपॉन ईटा।
ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज देखो हमें पता है एक्सेप्ट एक वैल्यू जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, और वो है वेलोसिटी। देखो कहीं पर भी हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं है, राइट। विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सब वैल्यूज तो दी हुई है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? जो चीज़ें पता है उसी से तो निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट। हमें Q की वैल्यू दी हुई है। Q क्या है? वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि Q है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम। अब देखो लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या है? जितना लेंथ एक फ्लूइड कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो यानी कि दिस इज A इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? Q अपॉन A से निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू तो दी हुई है, वॉल्यूम फ्लो रेट हमने निकाला है इनफैक्ट यहाँ से, राइट। जब हम मास फ्लो रेट निकाल रहे थे तो यहाँ से देखो ना, मास फ्लो रेट से निकाल सकते हो ना, ये रिलेशन था ना। वॉल्यूम फ्लो रेट जो है दैट इज 1/ρ इंटू मास फ्लो रेट, ठीक है। तो वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q की जगह, दिस इज बेसिकली Q, तो Q की जगह हम लिख देंगे 1/ρ और मास फ्लो रेट, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एरिया भी आ गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है इसको हम रेनॉल्ड्स फॉर्मूले में डालते हैं। रेनॉल्ड्स फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी में ये पूरी चीज़ लिख देंगे 1/A इंटू रो dm अपॉन dt, ठीक है। तो ये v हो गई इंटू d अपॉन ईटा। तो अब देखो ये रो और ये रो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब हमें भी ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर एरिया dm अपॉन dt की वैल्यू हमने डाल दी 4 × 10⁻³ एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे निकालेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया? रेडियस दिया हुआ है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A क्या हो जाएगा? πr², राइट। तो एग्जैक्टली वही हमने किया है। पाई की जगह 3.14, आर की जगह 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो एरिया निकल गया। ईटा की वैल्यू दी हुई है 0.83, ऊपर डी यानी कि डायमीटर, तो रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻²। तो जब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर निकल के आता है 0.307। और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 2000 से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कंफर्म करता है कि ये जो फ्लो है दिस इज़ अ लैमिनार फ्लो। ये क्या कंफर्म करता है? दैट दिस इज़ अ लैमिनार फ्लो, ठीक है। तो ये इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करी। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी नहीं था क्योंकि उसमें काफ़ी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थे, जैसे कि वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी। उसके अलावा इस फॉर्मूला में जो d है दैट इज़ डायमीटर, वो तो इजी था, रेडियस दिया हुआ था तो उसका डबल कर दिया। नीचे जो एरिया A था दैट वाज क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसके लिए भी πr² करके निकालना था, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन करके रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिली, जो कि काफ़ी छोटी वैल्यू है, विच शोज़ कि ये जो फ्लो है ये वाकई में लैमिनार फ्लो है, यानी कि लैमिनार फ्लो का जो ये अजम्पशन था ये करेक्ट था। आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जहां बोला जा रहा है इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ model airplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wings are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if its area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 kg per meter cube. इस कॉन्सेप्ट को, डायनामिक लिफ्ट के इस कॉन्सेप्ट को कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन एक बार और सही यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ। तो एक हमारा मॉडल एयरप्लेन है, ठीक है, जिसके एयरप्लेन के ऊपर वाले हिस्से में जो एयर है उसकी स्पीड ज़्यादा है, 70 मीटर पर सेकेंड है, और इससे नीचे वाले हिस्से में एयर की स्पीड है 63 मीटर पर सेकेंड। ऊपर स्पीड ज़्यादा है मतलब ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे स्पीड कम है मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। तो यानी कि ये इन दोनों डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, राइट।
तो ये प्रेशर डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो। बट क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने को कहा नहीं गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द लिफ्ट बोले तो अब इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा इस पर, जिसे हम कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। तो उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर और फोर्स का रिलेशन क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज दैट प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो पहले निकालेंगे प्रेशर डिफरेंस और फिर उस प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से निकालेंगे फोर्स यानी कि लिफ्ट। तो बच्चों क्वेश्चन विजुअलाइज भी कर लिया हमने, क्वेश्चन का लॉजिक और अप्रोच भी समझ ही लिया है। तो चलो फटाफट से करेंगे कैलकुलेट। हमने देख लिया कि ऊपर की वेलोसिटी नीचे की वेलोसिटी के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब ऊपर का प्रेशर जो है वो नीचे के प्रेशर से कम होगा। ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द लिफ्ट, यानी कि हमें फोर्स निकालना है। हमने क्या बताया कि फोर्स जो है वो क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इनटू एरिया। राइट, अब एरिया की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर दी हुई है 2.5 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, सिर्फ P2 माइनस P1 हमें निकालना है, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, कैसे निकालेंगे चेंज इन प्रेशर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन। थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बट आप अपने आंसर शीट में फुल लिखना। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट, ये बताता है। ठीक है, अब हमारे पास ये ऊपर का रीजन है और नीचे का रीजन है, यानी कि ये इक्वेशन इस रीजन के लिए भी ट्रू होगा और इस रीजन के लिए भी ट्रू होगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो रो जी एच दोनों में बराबर है, तो इसीलिए ये टर्म हमारा हट जाएगा। क्यों बराबर है, क्योंकि यार ये जो एयरप्लेन है ना इसकी हाइट तो उतनी ही है, तो अगर एक रेफरेंस लाइन से ले तो इनकी हाइट में कुछ फ़र्क नहीं है ऊपर नीचे में। राइट, कुछ खास फ़र्क नहीं है, तो ये वाले टर्म्स हम हटा देंगे। तो हमारे पास बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, P2 माइनस P1, तो चलो P2 माइनस P1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखते हैं हाफ इंटू रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि दिया हुआ है 1.3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 1.3 इंटू V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू है 70, तो 70 का स्क्वायर माइनस V2 जो कि है 63, सो 63 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये निकल के आ गया 605.15। ये क्या निकला, ये निकला चेंज इन प्रेशर P2 माइनस P1। अब आई थिंक हम हमारे फाइनल आंसर के काफ़ी करीब है। हमें निकालना था लिफ्ट, यानी कि हमें निकालना था फोर्स, जो कि हो जाएगा P2 माइनस P1 दैट इज 605.15 इनटू एरिया दैट इज 2.5। तो आंसर निकल के आ गया 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया एंड दैट इज द लिफ्ट जो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था। इसमें स्टार्ट तो होता है हमारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन का अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आई गेस, और मैं उम्मीद दिल से यही कर रही हूँ कि आपने सॉल्व भी किया होगा मेरे साथ साथ। किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम लोग आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिए हुए हैं दो फिगर्स A एंड B। सो दिस इज A एंड दिस इज B। हमें क्या बताना है,
दीज फिगर्स रेफर टू द स्टेडी फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड के फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है ये। विच ऑफ द टू फिगर्स इज इनकरेक्ट एंड वाई? कौन सा फिगर इनकरेक्ट है? तो इसमें देखो दिखा रहा है कि लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, इसमें लिक्विड का लेवल यहाँ तक है, इसमें लिक्विड का लेवल ज़्यादा है, इसमें कम है। हमें बताना है कि कौन सा वाला फिगर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। ठीक है, अब इसको आंसर करने के लिए हमें सीधा सीधा लगाना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, कई बार हम इस इक्वेशन को लिख चुके हैं अब तक। इनफैक्ट यही तो फ़ायदा है, बट जब कुछ ढेर सारे क्वेश्चंस कर लो तो वो इक्वेशंस अपने आप ही, वो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं, है ना। तो भाई ये है बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर जो है ना, जिन चीज़ों के साथ हम खेल रहे हैं वो है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बात कर रहे हैं, राइट। देखो फ्लूइड का फ्लो यूं हो रहा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करें तो हाइट कुछ बदल नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात हो रही है तो ये हाइट में कोई चेंज आएगी नहीं, तो इस टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर बड़े ध्यान से देखो, अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपके वेलोसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये सम कांस्टेंट रहे, राइट। क्योंकि रो डेंसिटी को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई जब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब तब वेलोसिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा, राइट। बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब इन डायग्राम्स पे चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट डायग्राम पे। तो अगर इस पहले डायग्राम की बात करें तो भाई देखो जहाँ पर ये पहली ट्यूब है, इस जगह के एरिया की अगर हम बात करें और जहाँ दूसरी ट्यूब है इसके एरिया की अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ़र्क है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एरिया जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया जो है वो कम है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें क्या पता है, एरिया ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कम है, एरिया कम है मतलब वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। ठीक है, वेलोसिटी अगर कम है तो प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो हमने लिखा था वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, प्रेशर अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा हाइट तक जाना चाहिए, प्रेशर कम है मतलब इसको कम हाइट तक जाना चाहिए, राइट। सो प्रेशर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा हाइट, प्रेशर कम है मतलब कम हाइट, राइट। ऐसा होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे ज़्यादा हाइट है? नहीं। क्या यहाँ पे कम हाइट है? नहीं। यानी कि ये डायग्राम हमारा गलत है। सो दिस फिगर इज इनकरेक्ट और ये फिगर हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर ज़्यादा हाइट है, बिल्कुल है, यहाँ पर कम हाइट है, बिल्कुल है। तो रीज़न भी समझ में आ गया, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से जब प्रेशर ज़्यादा होगा, या उल्टा कह लो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, जब वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा। अब यहाँ पर चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है तो प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा हाइट तक जाएगी, जो कि यहाँ पर नहीं जा रही है, इसीलिए ये फिगर गलत है। तो प्यारे बच्चों, अब आप पहुंचे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन कह रहा है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एट वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 फाइन होल्स ईच ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। मतलब ये जो है ना, स्प्रे दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, देखा होगा कभी, जैसे गार्डनिंग वगैरह में ना, गार्डन में पेड़ पौधों पे दवाइयाँ स्प्रे करने के लिए ना इस तरह की एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके एक साइड के सरफेस पे छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्यूब है हमारे पास, उस ट्यूब का जो ये जो एक सरफेस है ना, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, देखो सिलिंड्रिकल ट्यूब हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन एंड ऑफ विच हैज़ 40 फाइन होल्स। मतलब ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एरिया कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस तरफ कितने होल्स हैं, इस तरह के टोटल 40 होल्स हैं, ठीक है। समझ, पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अच्छा, हर एक होल का जो डायमीटर है, एक एक होल का जो डायमीटर है दैट इज 1 मिलीमीटर, ये डायमीटर है, ठीक, ओके।
इफ द लिक्विड फ्लो इनसाइड द ट्यूब इज 1.5 मीटर पर मिनट, ठीक, मतलब मीटर पर मिनट मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज दिस इज वेलोसिटी एग्जैक्टली। तो इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स। अब अंदर से जो है ना ये कोई वेलोसिटी लेटर से v1 से फ्लो कर रही है, जहाँ पर दिस इज द वैल्यू ऑफ v1, ठीक है। तो जब ये इस सरफेस तक पहुँचेगी तो हर एक होल से जो लिक्विड निकलेगी, राइट, फवारे की तरह जो होल से लिक्विड निकलेगी, लेटस से वो वेलोसिटी v2 है, तो हमें उसी वेलोसिटी v2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब खुद सोच के देखो, इधर से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वेलोसिटी v1 से फ्लो कर रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो लेटस से ये जो एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं A1, ठीक है। अब दूसरी तरफ लिक्विड जो है वो एक एक होल से निकल रहा है, तो एक एक होल का जो एरिया है ना, एक एक होल का जो एरिया है उसको हम कहते हैं A2, ठीक है। और हमें V2 निकालना है। देखो A1 V1 पता है, A2 भी पता है, V2 निकालना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समझ में आ ही गया होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि AV जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि V2 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो हो जाएगा A1 V1 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। A1 की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -4 कर देंगे। V1 वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.5 मीटर पर मिनट, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, राइट। तो इसकी जगह डाल दिया 1.5 डिवाइडेड बाई 60। अच्छा, नीचे है A2, एक एक होल का एरिया कितना हो जाएगा, ईच होल का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एक एक होल का एरिया पाई r स्क्वायर से निकालेंगे ऑफ कोर्स। सो ये हो जाएगा पाई इंटू एक एक का रेडियस कितना है, एक एक होल का रेडियस, डायमीटर तो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो एक एक का रेडियस हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये A2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने ये लिख तो दिया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बट ये जो A2 V2 है ना, ये तो A2 V2 हमने एक ही होल को कंसिडर किया, बट ऐसे कितने होल्स हैं 40 होल्स हैं, तो यानी कि इस तरफ आपको इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो जब तुम V2 निकालोगे तो यहाँ पर नीचे एक 40 भी रहेगा, तो यहाँ पर नीचे एक 40 भी रहेगा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू निकल के आएगी 0.637 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर ऐसे तो देखा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन था, बट यहाँ पर जो गलतियाँ होती हैं वो क्या होती है, एक तो ये 40 वाला फैक्टर बहुत बार छूट जाता है, राइट, छूट जाता है बहुत बार, ध्यान देना, राइट। क्योंकि अगर तुम सिर्फ A2 V2 ले रहे हो मतलब तुम सिर्फ एक होल को कंसिडर कर रहे हो, बट ऐसे कितने होल्स हैं 40 होल्स हैं, तो इसीलिए A2 V2 के साथ उस 40 को भी तो इंक्लूड करना होगा, राइट। तो ये 40 वाला फैक्टर जो है बहुत बार मिस हो जाता है, बट आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हर क्वेश्चन में याद दिलाती हूँ, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में एक आधी नंबर इसीलिए कट जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि हम यूनिट्स को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हमारे आंसर्स गलत आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो तो यू आर ऑलमोस्ट डन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो आप पहुंचे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कह रहा है अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। एक यू शेप की एक तार थी जिसको हमने सोप सॉल्यूशन में डाला और फिर हटा लिया। The thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10 to the power -2 Newton, which includes the small weight of the slider, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक जो फिल्म बनी उसका एक छोटे से स्लाइडर पे ये जो वज़न ये कैरी कर सकता है, दैट वज़न इज
कितना कैरी कर सकता है, वो जो वेट ये कैरी कर सकता है दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो मतलब फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, हमें इस फिल्म की सरफेस टेंशन निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है, हमें एस की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये किस तरह की फिल्म है, ये एक सोप फिल्म है, ठीक है। सोप फिल्म के केस में हमें स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सोप फिल्म की बात होती है ना, तो इसमें 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। जैसे जब हम सोप बबल की भी बात करते हैं तो क्या होता है, देखो बाहर एयर होता है, अंदर भी एयर होता है। जब हम सोप बबल की बात करते हैं तो एक तरीके से इसका एक फ्री सरफेस बाहर की तरफ है, एक फ्री सरफेस अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब इसके 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। तो जब भी सोप सॉल्यूशन, सोप बबल की बात होती है, याद रखना इनमें 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, जिसकी वजह से सोप फिल्म के लिए सरफेस टेंशन जो है वो कितना हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो होता है आमतौर पे, बट इसके केस में फोर्स अपॉन 2L हो जाता है, क्योंकि इसके पास सरफेस एक नहीं है, 2 सरफेसेस हैं, इसीलिए 2L हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्स की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई 0.025 न्यूटन पर मीटर। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। भाई देखने में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 2 मिनट नहीं लगे सॉल्व करने में, बट अधिकतर समय गलती इस फॉर्मूले में ही हो जाती है। बहुत बार बच्चे सोप फिल्म को नजरअंदाज कर देते हैं और सरफेस टेंशन बोले तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L कर देते हैं, और वहीं पे हो जाती है सारी गड़बड़, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सोप फिल्म, सोप सॉल्यूशन, इन वर्ड्स पे ध्यान देना है और याद रखना है कि इनके 2 फ्री सरफेसेस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनमें क्या होते हैं, 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फॉर्मूला है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। और इस तरह का क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, बट इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप अपने स्कूल के एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर मत करो, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पर बोला गया है कि फिगर शोज अ थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। What is the weight supported by a film of the same liquid at the same temperature in figure B and C? Explain your answer physically. अब फिगर A, B और C में जो लिक्विड है वो सेम लिक्विड है, ठीक है, और ये सेम टेम्परेचर में है। हमें क्या पता है, अगर हम सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इन तीनों केसेस में A, B, C में लेंथ जो है वो सेम है, लिक्विड जो है वो भी सेम है, तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन और लेंथ जो है वो सेम ही है। तो इसका मतलब दे विल ऑल्सो बी एबल टू मैनेज द सेम वेट, तो वेट भी इनके केस में सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है। अगर टेम्परेचर अलग होता तो फिर सिनेरियो अलग हो जाता, क्योंकि अगर मान लो कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती। क्यों? ऐसा क्यों होता? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो क्या होता, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे रैंडम मोशन में मूव करने लगते, एक्साइटेड हो जाते। जब वो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करने लगते तो उनके आपस के जो अट्रैक्शन है या फिर आपस की जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाती, वो उतने टाइटली हेल्ड नहीं रहते, तो एज अ रिजल्ट सरफेस टेंशन कम हो जाती। अब अगर सरफेस टेंशन कम हो जाती तो फोर्स की वैल्यू भी तो इम्पैक्ट हो जाती, राइट। लेकिन यहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर भी सेम है, लिक्विड भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो ऑफ कोर्स जो वेट ये सपोर्ट करेंगे वो भी सेम ही होगा इन A, B एज वेल एज C। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ अ मर्करी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर। Surface tension of mercury in that temperature is 4.65 into 10⁻⁻1 Newton per meter. The atmospheric pressure is
is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. Also give the excess pressure inside the drop. तो ये जो टॉपिक है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्विक रिकैप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज, जब कभी भी हमें ड्रॉप के अंदर के एक्सेस प्रेशर को निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक हैंडी फॉर्मूला होता है विच इज 2S/R. दिस इज एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे एक लिक्विड ड्रॉप है, उस ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर कि उसमें कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है कंपेयर टू द प्रेशर इन द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में जो प्रेशर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस में प्रेशर अंदर है दैट इज पी एक्सेस, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए अगर कभी भी पूछा जाए कि भाई इस ड्रॉप के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही इसके अंदर टोटल प्रेशर है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ इस टॉपिक पर जो याद रखने लायक है वो ये है कि जब कभी एक लिक्विड ड्रॉप की, लिक्विड फिल्म की बात हो रही है तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन जैसे ही बात होती है सोप बबल की या फिर सोप सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। सोप बबल में क्या होता है, उसमें एक नहीं बल्कि दो फ्री सरफेसेस होते हैं, राइट। एक लिक्विड ड्रॉप की अगर बात करें तो उसके अंदर लिक्विड होता है, बाहर एयर होता है, तो फ्री सरफेस एक ही हुआ। लिक्विड का एक ही ऐसा सरफेस है जो एयर से एक्सपोज्ड है। लेकिन अगर एक सोप बबल की बात करें तो उसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। तो बाहर की तरफ एक फ्री सरफेस है जो एयर से एक्सपोज्ड है, अंदर की तरफ भी एक फ्री सरफेस है जो एयर से एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पर दो फ्री सरफेसेस हैं। इस वजह से जब कभी हम एक सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। वहाँ पर 2S/R नहीं होता है, वो डबल हो जाता है, क्योंकि सरफेस यहाँ पर एक नहीं दो है, तो वो 4S/R हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम सोप बबल के साथ डील नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक मरकरी के ड्रॉप के बारे में, तो एक लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा, पहले तो इस सिंपल से फॉर्मूला के हेल्प से हम एक्सेस प्रेशर निकाल लेंगे, उसके बाद एक्सेस प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो हम टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। तो आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर। ये जो प्रेशर इनसाइड ड्रॉप वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर तो आपको मरकरी का ड्रॉप दिख ही रहा है, थोड़े सिंपल तरीके से बना देते हैं कि भाई ये मरकरी का ड्रॉप है। क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, दैट इज 3 × 10⁻³ मीटर्स एट रूम टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट दैट टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। सरफेस टेंशन कितना है, 4.65 × 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर। The atmospheric pressure is also given. Also give the excess pressure inside the drop. मतलब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ निकालनी है, मरकरी के ड्रॉप के अंदर जितना प्रेशर है वो भी निकालना है और जो एक्सेस प्रेशर है वो भी निकालना है, ठीक है। अब एक्सेस प्रेशर और प्रेशर, इसमें क्या फ़र्क हुआ। एक्सेस प्रेशर मतलब जितना प्रेशर एक्स्ट्रा है मरकरी के ड्रॉप के अंदर कंपेयर टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब इस मरकरी ड्रॉप के बाहर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है दैट इज पी एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस पी एटमॉस्फेयर से जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर इसके अंदर है दैट इज पी एक्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो एक्सेस प्रेशर का मतलब है जितना प्रेशर मरकरी के ड्रॉप के अंदर है, जितना टोटल प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को तो एक्सेस प्रेशर कह रहे हैं ना। एक्सेस मतलब क्या, मरकरी ड्रॉप के अंदर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उससे कितना एक्सेस प्रेशर अंदर है, ठीक है। तो ये है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, पी एक्सेस की वैल्यू भी निकालनी है और पी की वैल्यू भी निकालनी है, दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब आप बताओ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो इस चैप्टर की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो एक्सेस प्रेशर किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर हम कैसे निकालते हैं, 2S/R। और इसका एक एक्सेप्शन है सोप बबल। अगर यहीं पे अगर कोई, यहाँ पे तो लिक्विड ड्रॉप है, सोप नहीं है, राइट। लेकिन यही अगर मान लो सोप बबल हो जाता तो क्या होता, उसमें दो सरफेसेस होते तो वहाँ पर वापस से 2S की जगह वो 4S हो जाता,
ठीक है, वो ट्वाइस हो जाता, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर तो बात हो रही है मरकरी के ड्रॉप की, तो हम 2s अपॉन आर करेंगे। सो 2 इंटू एस की वैल्यू दी हुई है 4.65 इंटू 10 टू दी पावर -1 अपॉन आर, रेडियस की वैल्यू भी दी हुई है 3 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई 310 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर का चूंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था तो इसको पहले निकालना ज़्यादा आसान था। तो अब एक्सेस प्रेशर निकल गया है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, क्योंकि अब आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी पता है, गिवन है क्वेश्चन में। तो फिर हम पी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो फिर प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप जो है पी क्या हो जाएगा, पी एक्सेस यानी कि 310 प्लस पी एटमॉस्फेयर यानी कि 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो इसको आप पास्कल लिख लो या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, बोथ वर्क्स, ठीक है। सो 310 के साथ आपने इसको ऐड कर दिया। अब देखो इसको ऐड करने के कई तरीके हैं, चाहो तो ऐसे ऐड कर लो कि भाई 310 इसका भी 10 टू दी पावर 5 हटा दो, तो ये हो जाएगा 101,000, तो उसके साथ इसको ऐड कर दो तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, राइट। तो इसको आप कैसे भी अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड कर सकते हो एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने इस ड्रॉप के अंदर का जो नेट प्रेशर था वो भी निकाला P, और ये P इस P एटमॉस्फेयर से कितना एक्स्ट्रा है वो बताता है P एक्सेस, ठीक। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जब हम आ पहुंचे इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। ध्यान देना है किसका बबल है, ये सोप बबल है जिसमें 2 फ्री सरफेसेस होते हैं ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर, गिवन दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 मिलीमीटर यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर्स, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रेशर। पिछले क्वेश्चन में ही हमने एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला देखा था। किसके लिए देखा था एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर, किसी भी लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2s अपॉन आर। बट यहाँ पर बात हो रही है सोप बबल की जिसमें 2 सरफेसेस होते हैं, तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s अपॉन आर, ठीक है। सो 4 इंटू एस की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई आर है 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेस प्रेशर निकल के आता है 20 पास्कल। तो ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ रिलेटिवली ईजी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई ये सोप बबल की बात हो रही है तो ये 4s अपॉन आर होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछा जा रहा है, इफ एन एयर बबल, अब सेकेंड पार्ट में सोप बबल की बात नहीं हो रही है, एयर बबल की बात हो रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ एन एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन वेर फॉर्म्ड एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड अ कंटेनर कंटेनिंग द सोप सॉल्यूशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.20, व्हाट वुड बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। अब हमारे पास क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक एयर बबल है, ठीक है। लेकिन ये जो एयर बबल है ना, ये किसी डेप्थ पर है, कितने डेप्थ पर है दिया हुआ है, ये है 40 सेंटीमीटर डेप्थ पे। इतनी डेप्थ पर ये एयर बबल लोकेटेड है और हमें निकालना है कि इस एयर बबल के अंदर प्रेशर कितना होगा। यहाँ पर एक्सेस प्रेशर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा इस एयर बबल के अंदर। तो देखो जाहिर सी बात है इस एयर बबल के अंदर टोटल प्रेशर क्या होगा, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये इतनी डेप्थ पर है, ठीक है। तो भी उस केस में इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना होता, जितना बाहर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस जितना इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, यही होता। अगर हमारे पास कोई भी एक एयर बबल होता और पूछा जाता कि भाई टोटल प्रेशर इसके अंदर कितना है, जितना एक्सेस प्रेशर है प्लस जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही उसका टोटल प्रेशर होता, ठीक है। अब लेकिन ये इस डेप्थ पर है, तो यानी कि इस डेप्थ पर जो लिक्विड है उसकी वजह से भी इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, और वो प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, H रो G से निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल प्रेशर इस एयर बबल के अंदर होगा वो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर और ये
ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। अब देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज़ 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, ये तो एयर बबल है तो 2s/r होगा। अब इसका रेडियस इसी के बराबर है क्योंकि लिखा था ना सेम डायमेंशन, तो रेडियस इसी के बराबर है। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन भी सेम है क्योंकि वो सोप सॉल्यूशन के अंदर ही है तो उसका सरफेस टेंशन सेम है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पी एक्सेस हमने निकाला था उसी का आधा कर दो ना यार, वहाँ पे 4s था अब 2s होगा, मतलब जो वैल्यू वहाँ निकली थी उसकी आधी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 पास्कल, तो पी एक्सेस भी निकल गया। अब निकालना बाकी है एच रो जी। एच रो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू तो दिख ही रही है 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंटू 10⁻²। ठीक है, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है, डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1.20। ध्यान देना है ये क्या है, ये है रिलेटिव डेंसिटी, राइट, बट यहाँ मुझे चाहिए नॉर्मल डेंसिटी, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, मैंने बताया था ना कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यानी कि जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट। तो हमें नॉर्मल डेंसिटी चाहिए यहाँ पर, तो रिलेटिव डेंसिटी है 1.20, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻3। ठीक है, तो डेंसिटी भी मिल गया। जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 4704 पास्कल। ठीक है, तो हमने पी एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, पी एक्सेस हमने निकाल लिया, एच रो जी भी हमने निकाल लिया। अब जो टोटल प्रेशर हो जाएगा इनसाइड द ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने के लिए थोड़ा इजी कर लो, 1.01 इंटू 10⁵ को हम क्या लिख सकते हैं, 101,000 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इजी होगा ऐड करने में, +10 + 4704, तो ये निकल के आ जाएगा 105714। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.057, उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1.06 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे चीज़ें करनी थी, एक तो इसका एक्सेस प्रेशर निकालो अंदर, उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करो और उसके साथ इस डेप्थ की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको ऐड करो। ठीक है, तो इसी के साथ सॉल्व हो जाता है हमारा आखिरी क्वेश्चन भी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आपने सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व भी किए होंगे। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक और इसी के साथ खत्म होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का NCERT सॉल्यूशंस। मैं उम्मीद कर रही हूं कि इतनी मेहनत से जो ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों ने भी उतनी ही मेहनत के साथ ना सिर्फ इस वीडियो को देखा होगा बल्कि हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व भी किया होगा। और अगर आपने ऐसा किया है तो मेरी तो यही उम्मीद है कि फिर आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एकदम तगड़े हो गए होंगे। इनफैक्ट तब आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि आप कुछ और क्वेश्चंस खुद
से जाके ट्राई कर सको। जब भी आप खुद से क्वेश्चंस ट्राई करते हो, कहीं और से कुछ भी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हो, अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं, फील फ्री टू आस्क देम इन द आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।